हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स की वीडियो में लेसन 5 आपका चल रहा था, तो उसकी ये 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हम ये 5 टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं। देखना कितना 5 आ गया। फिजिक्स लेसन 5 5वीं वीडियो और 5वीं टॉपिक। इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। देखिएगा, टॉपिक है आपके चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या होती है, इसको समझेंगे। चुंबकन तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, इन दोनों में अंतर की बात करेंगे थोड़ा सा। और फिर उसके बाद में चुंबकशीलता, जिसको हम दूसरे नाम पारगम्यता के नाम से भी जानते हैं, और चुंबकीय प्रवृत्ति। ये वीडियो, इसके बाद में एक वीडियो और आएगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत छोटा सा, पहले से ही छोटा था, और इसमें से 2-3 टॉपिक और हटा दिए थे, जैसे कि चुंबकीय पदार्थ के गुण, चुंबकीय पदार्थों की परिभाषा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिएगा, जैसे हमने जो टॉपिक हटाए हैं यूपी बोर्ड में, उनको मैं बता दूं कि वो चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण था। तो 2 प्रकार से बांटा गया चुंबकीय गुणों के आधार पर, एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। और अनुचुंबकीय जो होते हैं उनको 2 भागों में इस तरीके से, जिनमें चुंबकत्व का गुण ज़्यादा होता है उनको तो लोह चुंबकीय बोला गया है, और जिनमें कम होता है, नॉर्मल होता है, उनको केवल अनुचुंबकीय बोला गया है। ठीक है, तो मतलब जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण ज़्यादा होता है इसीलिए उनको लोह चुंबकीय बोल दिया है, और बाकी अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ये 3 प्रकार के हो जाते हैं फिर पदार्थ। तो उन्हीं के बारे में, गुण के बारे में थे कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, चुंबकीय प्रेरण कितना होता है, इस तरीके से। तो ये थोड़े थोड़े उनके अंतर थे। जो अब बात करेंगे हम यूपी बोर्ड के लिए, तो पढ़ा नहीं रहे। बात करेंगे सीबीएसई, वाकई आपका जो यूपी बोर्ड के अलावा जो और बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, हिंदी यानी कि राजस्थान बोर्ड, तो इनके लिए क्या करा जाए, कॉपी में जो नोट्स में दूंगा उसमें ये सारी परिभाषाएं लिखी हुई हैं, और बहुत प्यार से, केवल डेफिनेशन ना, छोटे छोटे पॉइंट टू पॉइंट, तो वो आसानी से याद कर लेना। ठीक है, आपके सिलेबस में है तो। और बाकी यूपी बोर्ड वालों के लिए तो है ही नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण को ध्यान से समझिए। तुमने कभी देखा होगा कि जब कोई जो देखा पेचकस जो होता है, पेचकस, और जो आपका टीवी वगैरह जो सही करने वाला जो होता है, यानी कहीं पर तुम गए हो, टीवी वगैरह खुलवाई हो, उस पर जो ठीक करते हैं, तो मतलब कभी कभी चेप जो पेचकस होता है उससे पेच चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकत्व कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो जब वो उपकरण जो होते हैं जिनको वो खोलता है, बांधता है, उसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होती रहती है। धारा का मतलब आवेश चलता रहता है, और वहाँ पर कहीं पर मैग्नेट भी रखी रहती है, जैसे कहीं पे स्पीकर वगैरह के पीछे मैग्नेट वगैरह लगी होती है। तो उस पर यानी कि ये पेचकस है, उस मैग्नेट पर क्या कर देता है, मार देता है, तो मतलब वो चिपक जाता है उससे। ठीक है, जो जिनको नहीं पता है वो मारा गोली, हम सीधे सीधे परिभाषा पे आते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ है, ठीक है, और मोस्टली ये कोई पदार्थ है, और ऐसा समझ लीजिए ये कोई चुंबकीय पदार्थ है, ये कोई चुंबकीय पदार्थ है, और यहाँ पे ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय पदार्थ है और ये चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं, तो इस पदार्थ में, यानी कि चुंबकीय पदार्थ में, एक चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब हम इसको इसके यहाँ में लेकर आएंगे तो इस पर कुछ चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा। इस उत्पन्न चुंबकत्व को हम प्रेरित चुंबकत्व बोलते हैं। क्या? प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं, और इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो उस पदार्थ पर चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, या उस पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। यानी कि जब किसी पदार्थ को हम इस चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आए तो इसमें क्या हो गया, चुंबकत्व उत्पन्न हो गया, तो यही घटना आपकी क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब ये जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है तो इसके संपूर्ण आयतन में उत्पन्न होता है। इसमें संपूर्ण आयतन में, इसको हम यानी कि इसको B से प्रदर्शित करते हैं। और B पता है क्या होता है, B चुंबकीय क्षेत्र की माप होती है। तो यानी कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें जो उत्पन्न हो गया चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र ही रहेगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, विमा वगैरह तुम्हें सब कुछ पता ही है। मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का?
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूं मैं, या तो इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ये तीन इसके मात्रक हैं। किसके? इसके चुंबकीय प्रेरण के ये तीन मात्रक होते हैं, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आई होप कि ये क्लियर हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जिसको नहीं क्लियर हुआ वीडियो को पीछे करे और फिर से देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दैनिक जीता जाता उदाहरण होता है कि जब आप कभी आपने देखा होगा, यदि पेचकस से आप पेच वगैरह खोलते हो, या जो आपका जो मतलब जो टीवी वगैरह संभालता है, यानी कि जहाँ पर वो ठीक वगैरह करता है टीवी को, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पेच से जिससे कसता है, उससे पेच से वो पेचकस से जिससे पेच को कसता है वो चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। पेच तो चुंबक नहीं होता है, इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, ये चुंबकन तीव्रता, या कभी कभी आता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्लियर है बात? चुंबकन तीव्रता क्या होती है? इसी पदार्थ के एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, यानी कि ऐसा समझिएगा, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को ही चुंबकन तीव्रता कहते हैं, लेकिन उसका एकांक आयतन हो। तो मीन्स क्या हो गया कि चुंबकीय आघूर्ण बत्ते आयतन बराबर ये है। तो क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ के एकांक आयतन, जो चीज नीचे होती है उसको एकांक बोलते हैं, एकांक आयतन में, यानी कि एक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसी को हम उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसी को हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो जैसे कि ये पदार्थ है, अब हमें देखा कि इसका एकांक आयतन, यानी कि इतना इसका एकांक आयतन है, इतना, ठीक है। ये कोई पदार्थ है और इसका आयतन मान लीजिए 10 यूनिट है, ठीक है, 10 मीटर क्यूब मान लीजिए, इसका आयतन कितना है, 10 मीटर क्यूब है। अब इसका एक आयतन इतना है, अब इसमें कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, वही इस पदार्थ का, इस पूरे पदार्थ का चुंबकन तीव्रता कहलाएगी। क्लियर होगी बात? इसको आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी लिख लीजिए। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं और आई बराबर 1m/v। m क्या है? चुंबकीय आघूर्ण हो गया, v आयतन है, और इसका मात्रक जो बनता है, मात्रक होता है इसका मात्रक बन गया एम्पियर प्रति मीटर। क्लियर है बात? अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट परिभाषा, चुंबकीय तीव्रता। देखो, अभी हमने बताया कि ये कोई पदार्थ है, ये कोई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और यहां पर हम क्या लेकर आए हैं, कोई दूसरा पदार्थ लेकर आ रहे हैं। और ये जब हम इसको पदार्थ लेकर आते हैं तो ये यानी कि इसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? लेकिन अब मान लीजिए कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है चुंबक के कारण उत्पन्न होगा, और हमने मान लिया कि ये चुंबक का कोई छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, इतनी सी चुंबक है, छोटी सी चुंबक से टूट गई है, रहेगा तो उसमें भी चुंबकत्व, तो लेकिन वो छोटी सी चुंबक है, और मान लीजिए छोटी, इतनी बड़ी चुंबक मान लो चलो, और इसके द्वारा इतना क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है केवल, और हम लोहे की छड़ लेकर आ रहे हैं इतनी बड़ी, और जब इसको इसके चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आएंगे, क्या ये छोटी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या इस लोहे की छड़ में चुंबकत्व उत्पन्न कर देगा? क्या ये इतना इफेक्ट डाल देगा कि ये लोहा भी किसी दूसरी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगे? नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये चुंबक है इसका क्षेत्र इतना कमजोर है कि ये इसमें उत्पन्न नहीं कर सकता। समझ रहे हो? मतलब कभी तुमने देखा जाड़ा तेज पड़ रहा है और आग तुमने छोटी सी जला रखी है, तो क्या वो आपके शरीर को गर्म कर देगी? नहीं कर पाएगी। इतना हीट दे पाएगी जितना एक बड़ी आग दे पाएगी? नहीं। तो उसी तरीके से छोटी सी चुंबक छोटा सा चुंबकत्व उत्पन्न करेगी। चुंबकीय, इसका छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र है जिसके कारण इसमें चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होगा। तो परिभाषा बनती है कि वह चुंबकीय क्षेत्र जो किसी पदार्थ को
वह चुंबकीय क्षेत्र जो किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता है या चुंबकित कर सकता है, उसी को हम चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। यानी कि वह चुंबकीय क्षेत्र जो किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता हो, यानी कि ये जो पदार्थ है इसको चुंबकित कर देगा, यानी इसमें चुंबकत्व उत्पन्न कर देगा, इसको चुंबकित कर देगा, तो इस पदार्थ का जो क्षेत्र है उसी को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय तीव्रता कहेंगे। वो पहले से पता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसी बी को हम स्पेशल कंडीशन देंगे। देखिएगा, एक छोटी सी चुंबक पड़ी है, एक ये चुंबक है और एक ये चुंबक है बहुत बड़ी, तो इसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके कारण ये है और इसके कारण बहुत बड़ा है। और हम एक पदार्थ लेकर आ रहे हैं, इसके चुंबकीय क्षेत्र में ले गए ई, और फिर हमने देखा कि ये मान लीजिए ये पदार्थ है और मैं इसको लेकर आया, इसके पास ले गया, फिर उसके बाद में लोहे, और ये यहाँ पर लोहे का बुरादा पड़ा है। ठीक है, अब ये लोहे की छड़ है, इसके पास लेकर आया, फिर लोहे के बुरादे, कुछ भी असर नहीं हुआ क्योंकि इसमें चुंबकत्व उत्पन्न ही नहीं हुआ। फिर इसके पास लेकर आया, देखा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, फिर भी बेकार रहा। लेकिन हमने इसके पास लेकर आया, इस वाली चुंबक के पास ले गए, यहाँ पर थोड़ी देर रखा, उसके बाद में हम इसके पास ले गए तो खट से इसने लोहे की बुरादों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो मीन्स क्या हो गया, मीन्स ये हुआ कि यानी कि इस चुंबक के, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र बड़ा है तो मतलब ये प्रबल है, इसके कारण इसमें चुंबकत्व उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसके कारण नहीं हुआ, इसके कारण भी नहीं हुआ। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है इसका, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो होती है जो वो किसी दूसरे पदार्थ को चुंबकित कर सके। ये जो चुंबकीय तीव्रता जो है इसका मात्रक क्या होता है, पहली बात तो इसको H से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रक की यदि हम बात करें तो मात्रक का होता है इसका एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर इसका मात्रक बन जाएगा। ए का मतलब एम्पियर मीटर। ठीक है, अब हम इसकी तो दो नोट पॉइंट लिख लीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धारावाही प्रणालिका के लिए, धारावाही प्रणालिका या टोरॉइड के लिए जो H बराबर होता है वो NI होता है। N टोरॉइड में फेरों की संख्या और टोरॉइड में प्रवाहित होने वाली धारा। और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, यानी कि वृत्ताकार कुंडली के लिए H बराबर होता है NI/2R। N क्या है, उसमें फेरों की संख्या है, I उसमें धारा है और 2 तो कांस्टेंट है ही, R क्या है, R उस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है। क्लियर है, यदि कोई R वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या N फेरों से मिलकर बनाई गई है, तार के N फेरों से, तब उसकी जो चुंबकीय तीव्रता होगी इतनी होगी। और यदि टोरॉइड है तो टोरॉइड की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, NI होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, अब कर लीजिए। अब आती है बात चुंबकशीलता की। तो चुंबकशीलता बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है, देखिएगा अभी आपने ये सीखा। अब आती है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। पता है निर्वातत्व वायु की चुंबकशीलता μ0 होती है, तो अब ये म्यू हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इसकी परिभाषा बना रहा हूं मैं, तो इसकी परिभाषा होती है एक फॉर्मूला से, आपको समझ में आ जाएगा, V वेक्टर बट्टे H वेक्टर। मतलब ये क्या है, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, और ये क्या है, चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता। तो किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। इसे हम पारगम्यता भी कहते हैं। तो मतलब क्या, किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात, अनुपात मतलब बट्टे, के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगी बात, बस सिंपल है। अब आ जाती है एक चीज, यहां से आप ऐसा समझ लीजिए, एक और यहां से कर लीजिए, एक आपेक्षिक, आपेक्षिक चुंबकशीलता। चुंबकशीलता यानी कि μr,
क्या होता है वो और सीख लीजिए। उसका जो फॉर्मूला बनता है क्या होता है, म्यू बट्टे म्यू जीरो, ये होता है। तो इससे आपको पता चल रही होगी चुंबकशील किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा उस पदार्थ की निर्वात अथवा वायु में चुंबकशीलता के अनुपात को हम उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये तो हो गई चुंबकशीलता, सीधी सीधी बात चुंबकशीलता, और ये क्या हो जाएगी निर्वात अथवा उसी पदार्थ के लिए निर्वात अथवा वायु में चुंबकशीलता। ऐसा है कि ये अब नॉर्मल हम अब इस जगह निकाल रहे हैं, कहीं और जगह निकाल रहे हैं, कहीं पर भी निकालें तो ये तो हो जाएगी नॉर्मल। लेकिन हम जब किसी निर्वात में जब निकालेंगे तो निर्वात में इसका मान कुछ और आएगा। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु नहीं है, या वायु में निकालेंगे, नॉर्मल हम वायु में निकालेंगे तो क्या होगा, तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो उसको प्रदर्शित करेंगे म्यू जीरो से, और बाकी नॉर्मल जैसे हम जल में निकाल लें, तेल में निकाल लें, कहीं और मतलब कोई ऐसे माध्यम में निकाल लें जहाँ पर पहले से कोई परावैद्युत पदार्थ है तो वहाँ पर कुछ और निकलेगी। तो इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता। समझ में आ गई बात? तो एक बार और फिर से बोल दीजिए, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा उस पदार्थ की निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक ये मात्रक लिख दीजिए, वेबर प्रति एम्पियर मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। क्लियर है? अभी हमें इन दोनों में अंतर भी समझाऊंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको चुंबकीय प्रवृत्ति को लिख लीजिए। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति देखिएगा, इसको हम काई एम, ये होता है आई वेक्टर अपॉन एच वेक्टर। आई क्या है, नाम देख लीजिए, चुंबकन तीव्रता। ये क्या है, एच क्या है, चुंबकीय तीव्रता। किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ को उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसको हम काई एम, इसको बोलते हैं काई और नीचे सरफेक्स में लग रहा है एम से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि पहले तो ये चीज देखिएगा, ये क्या है, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या अंतर होता है, ये चीज आप समझ गए। क्या चीज है इसमें अंतर? इसमें अंतर है आपका कि ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है और ये किसी दूसरे को चुंबकित करने की क्षमता रख रहा है, तो हम इसको बोलेंगे, इसकी जो क्षमता है उसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र उसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये कोई पदार्थ है जो हम इस चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आए तो इसमें क्या होगा, चुंबकत्व उत्पन्न हो गया। तो इस पदार्थ में जो चुंबकत्व उत्पन्न हुआ है उस चुंबकत्व की जो माप है वो कितना चुंबकत्व उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाएगा, इसकी चुंबकन तीव्रता कहलाता है। यानी कि इस पदार्थ में मान लीजिए ये में एक पदार्थ है मेरे पास, ध्यान से समझ लेना, ये पदार्थ है, ये पहले से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। मैं इस पदार्थ को यहाँ पर लेकर आया, इसमें रख दिया तो इसमें कुछ चुंबकत्व उत्पन्न हो गया। तो हमने देखा कि इसमें कितना चुंबकत्व उत्पन्न हुआ है वो कहलाएगी इसकी चुंबकन तीव्रता, यानी इसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है। लेकिन जो इस पदार्थ का ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका जो माप है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय तीव्रता कहलाएगी। दोनों में अंतर समझ में आ गया? क्लियर होगी बात? दोनों में अंतर क्या है? तो आपका इसीलिए ये परिभाषा बनी है आपकी कि किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता ये किसके द्वारा उत्पन्न हुई है, उस पदार्थ की उस क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। और स्टैंडर्ड परिभाषा में क्या बोलोगे, किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता तथा उसे उत्पन्न करने वाले, यानी इसको उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसको काई एम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगी बात? ये हो गया। और आपको ये भी पता है कि इसका मात्रक और इसका मात्रक दोनों का सेम होता है।
अभी बताया था, क्योंकि ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है भाई। बेशक ये मान लीजिए बड़ा चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके द्वारा ये हम दूसरा पदार्थ लेकर आए तो इसमें अभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो इन दोनों का जो मात्रक है वो कम ज़्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन मात्रक तो सेम रहेगा। मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर 50 किलो वजन है तो किसी दूसरे बालक के अंदर थोड़ा कम वजन है, लेकिन वजन की यूनिट तो बराबर रहेगी। ठीक उसी प्रकार से आप ध्यान से समझ लेना कि आपका ये जो चीज़ है, ये मात्रक क्या बन जाएगा इसका, ये मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि, इसका मात्रक नहीं होता है। नोट करके 3 नोट बातें और लिख लीजिए कि इसका मान यदि इसको हम काई से प्रदर्शित भी करते हैं, किससे, काई से भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा नोट ये है कि यदि ये काई का मान आपका कैसा नेगेटिव आता है तो मतलब समझ लीजिए, नहीं ऐसा समझिए काई का मान चुंबकीय है, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान नेगेटिव होगा, और लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान पॉजिटिव होगा और बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, यानी कि अधिक होगा, और पॉजिटिव होगा बहुत ज़्यादा होगा। और अनुचुंबकीय के लिए पॉजिटिव में होगा लेकिन कम होगा। समझ में आ गई बात। तो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका चुंबकीय प्रवृत्ति का मान नेगेटिव रहता है। लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान नेगेटिव रहता है, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए पॉजिटिव रहता है, और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए पॉजिटिव रहता है। तो दोनों में अंतर यह है कि इसमें लोह चुंबकीय के लिए बहुत ज़्यादा होगा और अनुचुंबकीय के लिए बहुत कम होगा। तो ये आई होप कि आपकी ये सारी परिभाषाएं क्लियर हो गई होंगी। सबको परिभाषाओं को लिख लेना, क्योंकि इनमें से आपका एक परिभाषा, 1 या 2 परिभाषा आने के 100% चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, ये खत्म ही है, बस कल की वीडियो के बाद में ये खत्म हो जाएगा। आई होप कि बस जो नए हैं इस चैनल पर तो वो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैथ और हिंदी की तैयारी के लिए आपका अपना ही सेकंड चैनल है, जिसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। वो स्पेशली 2021 की तैयारी कराई जा रही है, वहाँ पर जाकर एक बार चेकआउट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।